नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे वीडियोस कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश की है। यहाँ पर भी वही करेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर कक्षा 6 से 12वीं तक के आप जो भूगोल है या फिर सामाजिक विज्ञान है, आपका विज्ञान है, इन पर एक साथ वीडियो लेकर आए कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आपकी बातों पर ध्यान रखते हुए आपकी बात का हम यहाँ पर सम्मान करते हैं। जो आप बोलते हैं वही हम करते हैं, लेकिन हमारी बात का सम्मान आप नहीं करते है ना। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तीनों चीजें आपको करना है, क्योंकि आपके लिए हम डेली ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। तो आज क्या आपको मिलेगा, तो कक्षा 6 में आपको भूगोल सारा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। टोटल 200 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी कम समय में। वन लाइनर इन प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें हमारा ब्रह्मांड आपको कंप्लीट हो जाएगा, सौर परिवार हो जाएगा, अंतरिक्ष खोज, मानचित्र, ग्लोब, जिसमें अक्षांश देशांश रेखाएं जो होती वो आ जाएगी आपकी, पर्यावरणीय प्रदेश, महाद्वीप व महासागर। ये 7 टॉपिक आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक आप के इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाले हैं, और वो भी बहुत कम समय में। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सबसे ज्यादा और एक और कमेंट आते हैं, सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसका भी हमने इंतजाम कर दिया भैया। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जो वीडियो अभी तक हमने बना दी है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि वहां पर आपको समस्या आ रही, नहीं मिल रही, वैसे मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन स्टडी विद डीके सर्च कर सकते हैं, या फिर जो यूजर नेम है धर्मेंद्र 0856 है, इसको भी सर्च कर सकते हैं। हमारा जो ग्रुप है ऑनलाइन स्टडी विद डीके का, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, है ना। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे। और वन लाइनर प्रश्न है, और प्रश्न भी हमने इस प्रकार से रखे जैसे कि हमारा ब्रह्मांड टॉपिक हो गया, ये जब तक कवर पूरा नहीं हो जाता, जब तक इसके प्रश्न मिलेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा, फिर अगला, इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा है ना। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया कि ब्रह्मांड किसका भाग है। जो ब्रह्मांड होता है वो किसका भाग होता है, तो अंतरिक्ष का होता है। किसका होता है, अंतरिक्ष का होता है। तारों के जो छोटा समूह होता है उसे क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है, तो तारों का जो छोटा समूह होता है उसे तारामंडल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति, यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत जो प्रश्न बहुत छोटे हैं, बहुत सरल प्रश्न है। देखिए भाई, सरल क्यों है ये, इसका भी आप जानिए, क्योंकि मैंने 500 प्रश्न डाले थे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उनको नहीं देखा, देख लीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोले सर सरल प्रश्न, भाई कक्षा 6 में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्पष्ट लिखा होगी कक्षा 12 तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 6 से 12 तक के प्रश्न आपको देखना है, देखना ही है। तो 6 कक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं। तो सूर्य के, यानी कि आपके यदि तब आपको प्रश्न चाहिए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लास तक आपकी वीडियो चलेगी, तो उसमें आपको भरपूर प्रश्न मिलेंगे और अच्छे प्रश्न मिलेंगे, और यहाँ पर भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की गति के बारे में पूछा गया, कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी प्रति सेकंड होता है ना। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है। एक वर्ष में पूछा गया है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 95 खरब किलोमीटर, कितना, 95 खरब किलोमीटर की यात्रा तय करता है एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो ये है बिग बैंग। याद रखिएगा, ये भी इंपोर्टेंट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा होगा, बिग बैंग होगा। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मिल्की वे। मिल्की वे को एरावत पद भी कहा जाता है और दुर्ग मेखला भी कहा जाता है। एक ही नाम है तीनों के, ना। विकल्प में मिल्की वे दे तो भी सही होगा, एरावत पद दे तो भी सही होगा, और दुर्ग मेखला दे तो भी आपका विकल्प सही होगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, या फिर सूर्य। कौन सा होगा, सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा होगा, आपका सूर्य होगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी बताई गई भैया, ये भी आपको पता होना चाहिए, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है ना, लगभग कितनी होगी, 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, धूमकेतु, धूमकेतु तारा कह लीजिए या फिर पुच्छल तारा कह लीजिए, बात एक ही है। इसका जो सिर होता है वो सदैव किस तरफ होता है, तो याद रखिएगा ये सूर्य की तरफ होता है धूमकेतु पुच्छल तारे का सिर, है ना। आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है, तो इस समूह को कहा जाता है तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल। क्या कहा जाता है, तारामंडल अथवा नक्षत्र मंडल। अगला प्रश्न, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है। 7 तारों के समूह को कहा जाता है सप्तऋषि मंडल। क्या कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। अब जो सप्तऋषि मंडल है, इसे फ्रांस में और भी कई देश है, उनके बारे में
2-3 देश रखे हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि भाई सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहा जाता है। ऐसे और भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रांस में पूछा जाए तो याद रखिएगा सोसपेन, क्या कहा जाता है, सोसपेन या फिर हत्ते वाली डेगची, ये सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ब्रिटेन और यूनान की बात करें तो भैया सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खेत जुताई वाला हल। यूनान की हम बात करें कि सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है, तो इसमें स्मॉल बियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मॉल बियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, तो ये उत्तर दिशा। ध्रुव तारे से आपकी जो उत्तर दिशा होती है उसका निर्धारण आप आसानी से कर सकते हैं। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो पोल स्टार को हिंदू धर्म में कहा गया है ध्रुव तारा। क्या कहा गया है, ध्रुव तारा कहा गया है। अगला प्रश्न, आकाश में फैले चाहे वो तारा हो गया, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, इन सभी को क्या कहते हैं, तो इन सभी को कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहेंगे भैया, इसको खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं, तो तारे आपके हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों गैसों के मिश्रण से बनता है तारा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है। देखिए चर्चित धूमकेतु होगा आपका हेली। कौन सा होगा, हेली। और ये अंतिम बार हेली कब दिखाई दिया था भैया, तो 1986 में, 1986 में दिखाई दिया था। और अगली बार कब दिखाई देगा, तो 2062 में अगली बार दिखाई देगा। याद रखिएगा जो निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु वो हेली है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था, 1986 में, और अगली बार जब दिखाई देगा वो कब दिखाई देगा, 2062, है ना, याद रखिएगा। हेली धूमकेतु कितनी वर्षों बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष। आप देखेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कितना, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता भैया, तो उसे कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं, ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, जो स्वयं का प्रकाश होता है उससे तारे चमकते हैं। चलिए ये जो आपके 25 प्रश्न थे, ये आपका हमारा सौरमंडल यहाँ पर, हमारा ब्रह्मांड यहाँ पर खत्म होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सौर परिवार की। सौर परिवार में भी काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो उसमें होते 8। कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह होते हैं सौर मंडल में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा ग्रह कैसा क्या है, सारी चीजें हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया था भैया, तो प्लूटो से जो ग्रह का दर्जा, पहले कितने ग्रह होते थे सौरमंडल में, 9 होते थे, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया है। अब कितने बचे, 8 बचे। तो ये जो जिस ग्रह को हटाया है वो प्लूटो से ग्रह को दर्जा कब छीन लिया गया था, 2006 में। कब, 2006 में। आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है, आंतरिक ग्रह देखिए, एक होता आंतरिक ग्रह और एक होता बाह्य ग्रह या फिर बाहरी ग्रह भी उसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आपका बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आएगा, है ना। बाह्य ग्रह भी मैंने यहाँ पर लिखा, बाह्य ग्रह या फिर बाहरी ग्रह में आपका बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। ये आपका 1 2 3 4, ये 4 ग्रह आपका बाहरी ग्रह है, और 1 2 3 4 ये जो 4 ग्रह ये भी आपके आंतरिक ग्रह है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गैसी ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये बृहस्पति व शनि, याद रखिएगा इन दोनों ग्रह को गैसी ग्रह कहा जाता है ना। बर्फ दानव की संज्ञा किस ग्रह को दी गई है, तो बर्फ दानव की जो संज्ञा दी गई है वो अरुण व वरुण को दी गई। 2 ग्रह है, एक तो अरुण हो गया और एक वरुण हो गया। सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है, तो सूर्य से दूरी पूछा गया, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी कितने नंबर पर होगी भैया, तीसरे नंबर पर होगी। कितने नंबर पर, तीसरे। आकार की दृष्टि से पूछा गया भैया कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितना बड़ा ग्रह है, तो 5वां। कौन से नंबर पर आता पृथ्वी, 5वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका बृहस्पति आता है ना, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का औसत तापमान पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या होता है, तो ये वायुमंडल होता है। क्या होता है, वायुमंडल होता है। सौर परिवार का पिता या फिर जनक कह सकते हैं, किसे कहा जाता है, तो सौर परिवार का पिता सूर्य को कहा जाता है। किसे कहते हैं, सूर्य को। अगला प्रश्न, सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उस पथ को कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कक्ष कहा जाता है। याद रखिएगा, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया, ये बताया किसने था सर्वप्रथम, ये आपको पता होना चाहिए। सौरमंडल के केंद्र में जो सूर्य है ये आपके निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। कब बताया था, 1543। सन भी आपको यहाँ पर ध्यान देना, सन क्या है भैया, 1543
ईस्वी कह सकते हैं या फिर सन वर्ष कह सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई। तो आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा कितनी बताई गई है, 460 करोड़ वर्ष। कितनी, 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। सौर मंडल को कितने बांध रखा है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सौर मंडल को किसने बांध रखा है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न अच्छे हैं और इंपोर्टेंट हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 30 सेकंड। कितना लगता है, 8 मिनट 30 सेकंड। और यदि यहाँ पर सेकंड में पूछे टोटल सेकंड कितने हो जाते हैं, आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 500 सेकंड, है ना। पृथ्वी के कितने परिमंडल है, तो पृथ्वी के कुल 4 परिमंडल होते हैं। कितने, 4। कौन कौन से, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये 4 आपके परिमंडल होते हैं पृथ्वी के, याद रखिएगा। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है, सरल सा प्रश्न, सभी को पता है भैया, 71% भाग पर क्या है, जल है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, और कौन सा होगा, आपका चंद्रमा होगा। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई थी, तो टाइटन। याद रखिए कहाँ की गई थी, टाइटन में की गई थी। टाइटन किस का उपग्रह है, तो शनि का है। टाइटन किसका उपग्रह भैया, शनि का उपग्रह है ना। और चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है, तो 81 गुना है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितना गुना होगी भैया, 81 गुना होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछे तो वो बृहस्पति, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। आगे हम बढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, बड़ा आपका बृहस्पति हो गया, और सबसे छोटा ग्रह होगा आपका बुध। कौन सा, बुध। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है, तो जीवंत जहां पर जीवन यापन होता है तो उसे पृथ्वी कहा जाता है ना। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है, तो पृथ्वी है सूर्य और मंगल, यानी कि सूर्य या मंगल, इसके बीच में क्या है, पृथ्वी है। तो याद रखिएगा सूर्य व मंगल, है ना। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितने दिन लगेंगे भैया, 29 दिन लगेंगे। और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 29 दिन लगते हैं, और यहाँ पर चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर यदि चक्कर लगाना होता है तो उसका समय लगता है 27 दिन। कितना, 27 दिन, है ना। अगला प्रश्न, मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी को क्या कहा जाता है, तो मंगल व बृहस्पति के जो बीच की पट्टी है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो उल्का पिंड को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया, उल्का पिंड को जाना जाता है। पखवाड़ा कितने दिनों का होता है, जो पखवाड़ा होता है उसका अर्थ जान लेते। पखवाड़ा होता है 2 सप्ताह की अवधि को पखवाड़ा कहा जाता है। जो 2 सप्ताह की अवधि होती है, कितनी होती है, 2 सप्ताह की अवधि 14 दिन होती है। कहीं कहीं 15 दिन भी दिया होता है, तो विकल्प में यदि 14 हो तो भी सही होगा, और यदि विकल्प में 14 ना होकर 15 हो तो भी वो सही होगा। लेकिन 14 हो तो आपको 14 पर टिक करना है ना। पखवाड़े का अर्थ क्या होता है, 2 सप्ताह की अवधि को पखवाड़ा कहा जाता है। अब आगे जो टॉपिक होगा वो आपका होगा अंतरिक्ष खोज। अभी हमने जाना हमारा सौरमंडल, तो अब होगा आपका अंतरिक्ष खोज के बारे में यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले, है ना। चलिए, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेदा ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। सबसे पहले किसने बताया था, भारती के बारे में पूछा गया है, तो ये भास्कराचार्य द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा, भास्कराचार्य द्वारा बताया गया था। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था लिपरसी के द्वारा, है ना, हैंस लिपरसी के द्वारा, और ये हॉलैंड नीदरलैंड के रहने वाले थे। ठीक है। आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, ये आपका दूरबीन हो गया जो नॉर्मल सा दूरबीन होता है ना, लेकिन आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये गैलीलियो द्वारा किया था। कहाँ के रहने वाले थे, इटली। कब किया था, 1610 ईस्वी में। याद रखिएगा 1610 ईस्वी, है ना। चलिए, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर। कहां पर, उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित किया गया था। गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ध्रुव। गीजा का जो महान पिरामिड है ये ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष में अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहां मिले, तो मिस्र में मिले। कहां पर मिले थे, मिस्र में मिले थे। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो पहले कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछा गया है, तो वो है आर्यभट्ट। क्या नाम था भैया, आर्यभट्ट नाम था। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो पृथ्वी की सही परिधि के बारे में पूछे तो ये इरेटोस्थनीज द्वारा गणना सर्वप्रथम की गई थी। भास्कराचार्य की रचना कौन सी भैया, तो सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य की रचना कौन सी होगी, सिद्धांत शिरोमणि होगी। सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहां कहां पर किया था,
तो इनके द्वारा दिल्ली में किया गया था, जयपुर में किया गया था, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इन सभी जगह इनके द्वारा वेदशालाओं का निर्माण किया गया था। सौर वेदशाला, है ना। सवाई जयसिंह ने किन 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 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था, तो इनके द्वारा जो 3 यंत्र थे उसमें है आपका सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। इन तीनों में जो सबसे बड़ा यंत्र होगा वो सम्राट यंत्र होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए। जो वेग होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, लगभग 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटे में पूछे तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और यहाँ पर सेकंड में पूछे तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड होना चाहिए ना। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। देखिए यहाँ पर विश्व का पूछा गया है ना, भारत का नहीं पूछा है, विश्व का पूछा है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन सा था, स्पुतनिक फर्स्ट। इसे सोवियत संघ ने सन जरूर याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। कब किया था, 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था आपका कुत्ता, उसका नाम क्या था, लाइका। नाम याद रखिएगा, लाइका विकल्प में लाइका दे रखा होता है, यहाँ पर कुत्ता वगैरह नहीं दे रखा। लाइका नामक कुत्ता था जो स्पुतनिक 2 में 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया था, सोवियत संघ। कब भेजा गया था, 3 नवंबर 1957 में। किसमें, तो स्पुतनिक 2 में। ये भी आपको याद रखना है, 1 2 3 4 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अब यहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में बात की जा रही है कि यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यूरी गागरिन। कौन थे भैया, यूरी गागरिन। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान वास्तव फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हर एक अंतरिक्ष में जिस यान में जा रहे हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, किसके द्वारा भेजा गया था, कब भेजा गया था, सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। वास्तव फर्स्ट में सवार होकर अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, 12 अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष में, है ना। नाम क्या था इनका, यूरी गागरिन, है ना, तो याद रखिएगा। चंद्रमा पर पूछे कि चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा था, तो चंद्रमा पर पहुंचा था भैया 20 जुलाई 1969, है ना, अपोलो 11 से। उस यान का नाम क्या था, अपोलो 11 से। कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरने वाले पहले इंसान थे, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आर्मस्ट्रांग के बारे में पूछा जाता है, ये विकल्प में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। कौन से यान से गए थे, अपोलो 11 से। कब गए थे, 20 जुलाई 1969, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाला पहला प्रथम भारतीय। देखिए प्रथम भारतीय के बारे में पूछ लिया अंतरिक्ष यात्रा, तो वो है राकेश शर्मा, है ना। कब, 1984 में। कौन से यान में, तो योजुस T11। ये जो यान है इसका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, सोयूज T11, है ना। राकेश शर्मा 1984। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला। देखिए यहाँ पर प्रथम भारतीय पूछा गया, यहाँ पर पहली महिला पूछी गई है, तो वो कल्पना चावला। पहले पुरुष ने पहले भारतीय के बारे में पूछे तो वो राकेश शर्मा होंगे। यहाँ पर पहली महिला के बारे में पूछे तो कल्पना चावला। कब गए थे ये, 1997। चलिए अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिका महिला कौन थी। भारतीय मूल की तो थी लेकिन कहां पर थी, अमेरिका में, है ना। महिला का नाम क्या है, सुनीता विलियम्स। कितने दिन रही थी, 322 दिन, याद रखिएगा। टोटल कितने दिन, 322। सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिला है सुनीता विलियम्स। इसरो का पूरा नाम पूछा गया आपसे, यदि पूछा जाए तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। ये हो गया आपका हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे और इसे हिंदी में कहेंगे, है ना, इसरो। और इसरो काफी चर्चित नाम है और इसे पूछा जा सकता है, इसका मुख्यालय के बारे में पूछा जा सकता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है भैया, मुख्यालय बेंगलुरु। कहाँ पर है, बेंगलुरु। इसरो का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था, अच्छा प्रश्न है। तो विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में, सन याद रखिएगा। देखिए 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और इसे गठन कब किया गया था, तो इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1969, याद रखिएगा। इसको सिर्फ स्थापित किया गया था, है ना, किसकी दूरदर्शिता में, विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता, है ना। और इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है, तो गति देने का विक्रम साराभाई को जाता है, जो कि इनके द्वारा स्थापित किया गया था 1962, है ना, सरकार द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा भी है, प्रथम भारतीय उपग्रह के बारे में पूछा गया। तो भारत का जो प्रथम पहला उपग्रह है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर्यभट्ट। कौन सा है, आर्यभट्ट है। और इसे
19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। कब? 19 अप्रैल 1975 को। और क्या नाम उसका? आर्यभट्ट नाम है ना, पहला उपग्रह है ये। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? मंगलयान के बारे में पूछ लिया आपसे तो आपको पता होना चाहिए। मंगलयान जो है नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। कहां से? ज्यादातर श्रीहरिकोटा से ही करते हैं, है ना, प्रक्षेपित। तो याद रखिएगा ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कब किया गया था? नवंबर 2013। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे 22 अक्टूबर 2008। देखिए यहाँ पर मंगलयान के बारे में था और यह है चंद्रयान। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपण किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। कब? 22 अक्टूबर 2008, है ना। और उस प्रक्षेपण यान का नाम यदि आपसे पूछ ले, PSLV C11 था। क्या था? PSLV C11 उस प्रक्षेपण यान का नाम था जिससे चंद्रयान प्रक्षेपित किया गया था। चलिए चंद्रयान 2 के बारे में पूछ ले कि इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 जुलाई 2019। देखिए प्रश्न आए आपसे, अच्छे प्रश्न आ रहे हैं ना, धीरे धीरे सारी चीजें आपके सामने आती जाएगी और आपको मजा आता जाएगा। तो 22 जुलाई 2019 को हरिकोटा आंध्र प्रदेश से GSLV MK 3rd M1 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? चंद्रयान 2 की बात की जा रही है। 22 जुलाई 2019। कहां पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नाम क्या था उस यान का भैया? GSLV MK 3rd M1 यानी 3rd M फर्स्ट भी कह सकते हैं, प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपण किया गया था। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? भारत की पूछी गई है, उत्तर है एस्ट्रोसेट। क्या है? एस्ट्रोसेट। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C30 XL रॉकेट द्वारा 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया गया था। देखिए नाम बहुत जरूरी भैया याद रखना, है ना। आपने देखा होगा आपकी जो एमपीटेट की जो परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न इस प्रकार के पूछे गए थे। तो उसका नाम, कहां पर और सन यहाँ पर याद रखना है ना, 28 सितंबर 2015। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? सरल सा प्रश्न, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब बात करेंगे ग्लोब की, है ना, अक्षांश और देशांतर। तो चलिए यहाँ पर ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर इसका कि पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? तो चपटा अंडाकार आकृति का होता है। पृथ्वी की आकृति कैसी होती है? गोल नहीं होती है ना, याद रखिएगा, ये चपटा अंडाकार आकृति का होता है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना होता है? तो भूमध्यवर्ती व्यास पूछा गया है, तो ये होता है 12,756.6 किलोमीटर। कितना? 12,756.6 किलोमीटर, या 12,756 भी दे तो भी वो करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होगा? ध्रुवीय व्यास के बारे में पूछे तो 12,714, यानी दोनों की डिफरेंस जो होगी मात्र 43 किलोमीटर की होगी। 7,900 मील पूछे तो 7,900 मील है। यह भूमध्य रेखी व्यास से लगभग 43 किलोमीटर क्या है? कम है, 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि के बारे में पूछ ले कितनी भैया? तो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी परिधि है वो 40,075 है। कितनी है? 40,075 किलोमीटर है। क्या है? पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि, है ना। चलिए पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? यहाँ पर देखिए ध्रुवीय परिधि पूछी गई है, तो ये 40,008 किलोमीटर। कितनी है? 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां पर खींची गई? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ये कहां पर खींची गई? तो उत्तरी ध्रुव में खींची गई। कहां पर? उत्तरी ध्रुव में खींची गई, है ना। यहाँ पर 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती कर्क रेखा। क्या कहलाती भैया? ये कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और यहाँ रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे अपन पृथ्वी समझ ले इसको, तो ये यहाँ पर जो रेखा बनी होती है इसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ये 2 भागों में विभाजित की थी, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन सा 8 राज्य है? आपका राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है भैया? तो स्थल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक होगा? स्थल भाग अधिक होगा। कुल अक्षांश 181 है, यानी कि यहाँ पर अक्षांश के बारे में बता दिया आपको कि भाई अक्षांश कितना है? कुल 181 तथा तो व्रत कितना होगा? तो व्रत होता है आपका 179, है ना। अक्षांश कितना है? 181 है और व्रत यहाँ पर कितना होगा? 179 होगा। भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत किस गोलार्ध में है भैया?
उत्तरी गोलार्ध में है, जहां पर स्थल सबसे ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है। देखिए 1 डिग्री अक्षांश के बारे में पूछा गया है, पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होगी, तो 111.13 किलोमीटर यानी कि लगभग 111 किलोमीटर होगी। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी के बारे में पूछ लीजिए कितनी होती है, तो ये 31 मीटर होती है। कितनी होती है? 31 मीटर होती है। भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य के सीधा चमकने के कारण गर्मी ज्यादा रहती है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है उसके बारे में पूछा गया, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है वो? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा, देखिए प्रश्न दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा, यहाँ पर देखिए कर्क व मकर रेखा के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर पूछ लिया गया आर्कटिक वृत्त तथा मकर रेखा व अंटार्कटिक वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है तथा यह क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो देशांतर के मध्य का जो स्थान होता है उसे गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो अक्षांश देखिए देशांतर के मध्य गोरे कहते हैं और अक्षांशों के मध्य का जो स्थान होता है उसे कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहां पर मिलती है? यहाँ पर देखिए 0 डिग्री की बात की जा रही है, अक्षांश और देशांतर की। तो ये अंटार्कटिक महासागर में मिलती है। कहां पर? अंटार्कटिक महासागर में। 180 डिग्री देशांतर की हम बात करें तो इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कब मनाया गया? तो इसे 1884 में आयोजित वाशिंगटन सभा में। कहां पर? वाशिंगटन सभा में। कब? 1984 में। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? जब ये अवस्था होती है इसे क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी होती है और दिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं और इस अवस्था को शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। पृथ्वी अक्ष के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो भैया पृथ्वी अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी की किस गति से दिन व रात होते हैं? तो घूर्णन गति से, है ना। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होते हैं? दिन व रात होते हैं। अब बात करेंगे मानचित्र की। मानचित्र से जो प्रश्न निकल के आते हैं वो ये है कि विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? विश्व के बारे में पूछा गया है। तो ये एनेक्सीमेंडर, किसने? एनेक्सीमेंडर द्वारा विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया गया था। अगला प्रश्न, मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? देखिए यहाँ पर किसके द्वारा प्रथम के बारे में पूछा गया मानचित्र, और यहाँ पर मानचित्र पर जो अक्षांश व देशांतर रेखा है ये किसके द्वारा दर्शाया गया था? तो ये टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया था। किसके? टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया था। नई दुनिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नई दुनिया अमेरिका को कहा गया है। किसको? अमेरिका को। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत के किस तट पर पहुंचे थे भैया? तो वास्को डिगामा के बारे में पूछा गया है। तो ये 1498 है ना, 1498 में केरल के कालीकट तट पर। कहां पर? केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे। मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, पैमाना का प्रयोग किया जाता मानचित्र निर्माण में। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सरल सा प्रश्न है। कंपास, जो कंपास होता है उसके उस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने के लिए। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर तैयार रेखा चित्र क्या कहलाता है? तो याद रखें, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो तैयार किया गया रेखा चित्र, खाका, जिसे हम प्लान कहते हैं, पहले से प्लान बना हुआ होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। छोटे क्षेत्र को बड़ा करके कौन से मानचित्र को दर्शाया जाता है? देखिए वो प्रश्न डिफरेंट था, ये प्रश्न डिफरेंट है। इसे आपकी भू संपत्ति, जिसे केस्ट्रल भी कहा जाता है, इसके माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं उसका संकलन करना होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। अब एटलस क्या होता है? एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संग्रह होता है जो एक साथ बंधे होते हैं, यानी कि एक साथ उनको सबको बांध दिया जाता है और एक पुस्तक के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? एटलस कहा जाता है ना। अगला प्रश्न, दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? देखिए दिशा सूचक के यंत्रों के बारे में पूछा गया है तो उत्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रूढ़ चिन्ह कहते हैं। अब बात करेंगे महाद्वीप व महासागर की। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है? देखिए यहाँ पर 29%। कितना? 29% में महाद्वीप है और लगभग 71% जो कि मैं आपको बता चुका हूं पानी से ढका हुआ है, पानी भरा हुआ है पृथ्वी की सतह पर, है ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया। वो 7 महाद्वीप कौन से? आपका एशिया हो गया जो सबसे बड़ा है ना, आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा क्षेत्रफल में पूछे तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका होगा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 8 भागों में विभक्त किया है आपके महाद्वीपों को, है ना। स्थलीय भाग की बात मैं कर रहा हूं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यानी कि पानी है 71% पर। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया? अभी हमने स्थल के बारे में बात करी तो वो 7 महाद्वीप में बांटा गया था। अब यहाँ पर महासागर कितने में जलीय भाग के? तो वो 5 है। कितने हैं? 5। कौन सा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर। इन 5 महासागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने महासागरों में बांटा गया? 5, है ना। कौन कौन से? वो मैं आपको बता चुका हूँ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछे तो वो है एशिया। मैंने अभी आपको बताया था। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया होगा। यहाँ पर एक प्रश्न आपको देता हूं क्यूज के तौर पर, सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में बताना। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है ना। सभी को बताना है ना। बहुत कम बच्चे आंसर देते कमेंट्स के माध्यम से। सभी को बताना है, कमेंट करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कौन सा है। यदि आपका सही होगा तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछे तो वो एशिया है। छोटा महाद्वीप आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। एशिया पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ? एशिया जो है, जैसे कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, वो 30%, 100% में से 30% भाग पर आपका एशिया फैला हुआ है पृथ्वी पर, है ना। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? देखिए यहाँ पर एशिया पूरा टोटल जो है, एशिया पृथ्वी यानी कि क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ना, सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है, तो जनसंख्या हो गई 60% और क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो वो हो गया आपका 30%, है ना। चलिए, एशिया को अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? एशिया को अफ्रीका से, तो ये स्वेज नहर तथा लाल सागर। एशिया को अफ्रीका से जो अलग करता है वो स्वेज नहर तथा लाल सागर अलग करता है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के पूर्व के बारे में पूछे तो वहां पर प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर, है ना। चलिए, एशिया में उत्तर में क्या स्थित है भैया? तो आर्कटिक महासागर है। एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है। एशिया के दक्षिण की हम बात करें तो वहां पर हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आपका आर्कटिक सागर और पूर्व में आपका प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो यहाँ पर एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत व कैंपियन सागर, ये दोनों ही अलग करता है एशिया को यूरोप से, है ना, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। कहीं कहीं 8,850 मीटर भी दे रखा होता है, लेकिन 8,848 वहां पर नहीं दे रखा हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं 8,850, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछे, ये तो आपका विश्व की पूछी, लेकिन भारत की पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा, है ना। यह कहां पर स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि ये विश्व की सबसे पहली है, ऐसी ये विश्व की तीसरी चोटी के नाम पर इसका नाम आता है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा समुद्र तल से 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? आपका 8,586 मीटर, और फीट में पूछे तो आपका 28,169 फीट, है ना। चलिए, विश्व का सबसे नीचा स्थल, जैसे कि अब हमने ऊंचा जाना, अब नीचा स्थल कौन सा होगा? आपका मृत सागर होगा। कौन सा होगा? मृत सागर। ये समुद्र तल से 418 मीटर नीचे, कितना? 418 मीटर नीचे है। और विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार पूछे तो उसे तिब्बत का पठार कहते हैं, और इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। किसे? तिब्बत के पठार को। ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है ना। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार के बारे में पूछ लिया आपसे, तो ये लद्दाख का पठार है। कौन सा है? लद्दाख का पठार। इसके ऊंचाई कितनी है? 3,000 मीटर है। कितनी है? 3,000 मीटर। और सबसे बड़ा पूछे, देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग है। ऊंचाई में पूछे तो लद्दाख का पठार है, और यदि बड़ाई में पूछे तो ढक्कन का पठार है, याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की पूछी गई है
तांगची नदी है। कौन सी है? त्यांगची नदी है, सॉरी यांगची नदी है, यहाँ चीन में स्थित है। कहां पर है? चीन में, और चीन एशिया के अंतर्गत ही आता है। और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी, कौन सी दुनिया की तीसरी? पहली कौन सी वो आगे हम बताएंगे। और इसकी लंबाई के बारे में पूछे तो वो 6300 किलोमीटर। कितना? 6300 किलोमीटर। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कौन कौन सी वे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये गुजरती है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है। कौन से? अफ्रीका से। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है भैया? तो सहारा मरुस्थल है। कहां पर है? अफ्रीका। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? सहारा मरुस्थल होगा। और ये कहां पर स्थित है? अफ्रीका में। यदि भारत के बारे में पूछ ले, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार। थार मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित। कहां पर भैया ये स्थित? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। और इसकी लगभग किलोमीटर और मील में हम आंसर जाने तो यहाँ पर 2 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 2 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यदि हम मील में जाने तो 77,000 वर्ग मील के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आगे पूछी जाएगी प्रश्न में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो वो है नील नदी। कौन सी है? नील नदी। लेकिन भारत की पूछे तो आपको पता होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी गंगा नदी। कौन सी होगी? गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहां से निकलती है ये भी आपको याद रखना है। लगभग इसकी लंबाई कितनी, वो भी याद रखना है। लंबाई है 2525। और ये कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहां पर मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है या फिर गिरती है ना। चलिए अगला प्रश्न, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है ना? तो वो है विक्टोरिया, लंबी नदी है ना। कौन सी होगी? ये विक्टोरिया झील से होती है। उसका उद्गम कहां से होगा? विक्टोरिया झील से होगा। नामीब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो याद रखिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग है ना। नामीब व कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए अफ्रीका की पूछी गई तो एटलस पर्वत, यहाँ पर्वत देखिए, एटलस पर्वत का नाम याद रखिएगा। यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है अफ्रीका की, और ये 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है ना। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? तंजानिया में है। उसकी ऊंचाई के बारे में पूछे 5895 मीटर, और फीट में पूछे तो 19,341 फीट में ये फैला हुआ है ना। इसकी ऊंचाई पूछी गई है। उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में पूछे तो ये माउंट डेनाली है। क्या है? माउंट डेनाली, जिसे पहले माउंट मैकिनले के नाम से जाना जाता था। किसे? माउंट मैकिनले के नाम से इसे जाना जाता था। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 6190 मीटर, और फीट की बात करें तो 20,310 फीट का ये ऊंचाई में है ना। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त के बारे में पूछ ले तो ये मारियाना ट्रेंच। क्या है? मारियाना ट्रेंच है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी अधिकतम गहराई की बात करें, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, इसकी जो गहराई है, अधिकतम गहराई, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, चैलेंजर डीप कहा जाता है। और इसकी बात हम करें मीटर में तो 10,994 मीटर, और फीट में हम बात करें तो 36,070 फीट की ये होती है। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पूछ ले भैया, ये विश्व की हमने जानी, ये हमने विश्व की जानी। अब भारत की हम बात करें तो भारत का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो वो सुंदा गर्त है, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जावा गर्त के पास में है ना। तो सुंदा गर्त, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ कहां पर स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई की हम बात करें मीटर में तो 7,290 मीटर, और इसके किलोमीटर में चौड़ाई की हम बात करें तो 3,200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। गहराई कितनी है? 7,290 मीटर, और चौड़ाई इसकी 3,200 किलोमीटर होगी। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी विश्व की पूछी गई तो वो है सुपीरियर। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यह स्थित है सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछ ले तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील होगी आपकी उल्लर झील। कौन सी? उल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। यहाँ पर राज्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कहां पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए।
विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ ले, कौन सा भैया? तो ये एंडीज है ना, कौन सा? एंडीज है। यहाँ दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। किलोमीटर के हिसाब से और मील के हिसाब से कितना लंबा है? तो किलोमीटर के हिसाब से 7000 किलोमीटर और मील के हिसाब से 4300 मील लंबा है या फिर लंबी है। और यहाँ पर्वत श्रृंखला 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना से होकर गुजरती। इतनी सारी श्रृंखलाओं के यानी कि 7 देशों से होकर गुजरती है पर्वत श्रृंखला, है ना, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ ले तो माउंट एकांकागुआ है। कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। यहाँ अर्जेंटीना में स्थित है। कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। मीटर में हम जाने 6961 मीटर और फीट में हम जाने तो 22838 मीटर 838 फीट ऊंची है। और माउंट एकांकुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। जैसे कि हमने अभी जाना कि 7 देशों से घिरा हुआ है, 7 देशों में फैला हुआ है। और ये आपका जो माउंट एकांकुआ है ये भी आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो होगी आपकी अमेज़न। कौन सी? जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में, सर ये बड़ी नदी है ना, सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा गया तो आपका अमेजन दक्षिण अमेरिका में। और सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे तो वो कौन सी होगी? नील, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अपवाह क्षेत्र में पूछा गया है ना, अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा होगा? तो वो अंटाकामा मरुस्थल होगा। कौन सा? अंटाकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू देशों में स्थित है। कहां पर है? चिली और पेरू देशों में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, इसका क्या नाम होगा? अंटाकामा होगा। धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो अमेजन के जो वन होते हैं उसे धरती के फेफड़े कहा जाता है। ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? तो वो फेजेंडा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? वो फेजेंडा, याद रखिएगा। अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन कुक के। कब की थी? 1773 में की थी, 1773 में। अंटार्कटिका पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था भैया? याद रखिएगा। अच्छा है, जॉन डेविस। कब रखा गया था? 1821 में जॉन डेविस द्वारा अंटार्कटिका पर पहला कदम रखा गया। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय के बारे में देखिए, यहाँ पर भारतीय के बारे में पूछा है। ये गए थे 1960 में। कौन थे भैया? डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही, है ना। ये 1960 में अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय बने। सबसे ठंडा महाद्वीप के बारे में देखिए, महाद्वीप के बारे में पूछा गया तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये सबसे ठंडा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में पूछे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने क्यूज पूछा था आपसे, है ना। और क्यूज का प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और आंसर भी आ चुका है। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया दिया होगा तो आपका आंसर गलत है, यदि नहीं दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप। यूरोप के बाद क्या था आपका? ऑस्ट्रेलिया। ये दूसरा है और ये पहला है आपका, पीछे से मान सकते हैं छोटा महाद्वीप आप यहाँ पर कह सकते हैं। यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता भैया? तो ये कहलाता है यूरेशिया। यूरोप व एशिया का जो संयुक्त भाग है उसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे यूरोप की तो वो होगा वोल्गा। उस नदी का नाम क्या होगा भैया? ओल्गा होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? देखिए यहाँ पर छोटा देश पूछ लिया गया विश्व का, तो वो कौन सा होगा? वेटिकन सिटी। आपको पता होगा, सरल सा प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने से किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेनियो के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह से मिलने से किस नाम से? सेनिया नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का संबंध है कि मेरिनो भेड़ एक जानवर है ना, इसका संबंध कहां से है? ये कहां पर पाई जाती है? सीधा सीधा पूछा गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। काल गुरली व कुलगारली ये क्या है भैया? तो याद रखिएगा ये क्या है? दोनों सोने की खाने हैं। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित 2 शहर हैं ये, कालगुरली और कुलगारली, है ना, जो सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है दोनों ही शहर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ ले भैया तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर के बारे में पूछे तो वो आर्कटिक महासागर है। इसके बारे में शायद मैं पहले बता चुका हूं, है ना। प्रशांत महासागर की आकृति के बारे में पूछे तो त्रिभुजाकार की है। कैसी है? त्रिभुजाकार की आकृति होगी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहां सबसे अधिक भूकंप व ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो अग्नि मेखला कहलाते हैं, फायर रिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अग्नि मेखला, है ना, याद रखिएगा।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, जैसे कि हम पहले भी हमने जान लिया, दूसरा भी जान लिया, पहला भी जान लिया और अंतिम भी जान लिया। अब दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है तो वह अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की आकृति पूछी गई, जैसे कि वो हमने देखा था त्रिभुजाकार का था, है ना। अब यहाँ पर पूछा गया है आपका अटलांटिक महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर आपका त्रिभुजाकार का, और यहाँ पर अटलांटिक जो महासागर है वो एस अक्षर के समान, यानी कि इस प्रकार से देखा जाता है ना, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक की आकृति किसके समान है? तो ये होगी आपकी डी के समान, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आर्कटिक की है और इस प्रकार से अटलांटिक महासागर की है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीनों के बारे में, है ना। आपका प्रशांत महासागर के बारे में भी आपको बता चुका हूं, वो त्रिभुजाकार का होगा इस प्रकार से। चलिए, डांगर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र, जो क्षेत्र किस प्रकार के हैं? तो ये मछली पकड़ने के केंद्र है आपका डांगर बैंक व ग्रांड बैंक, याद रखिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग पूछा जाता है भैया, तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो ये बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बेरिंग जलसंधि। और आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी संधि? दोनों अलग अलग है। ये आर्कटिक से प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक से अटलांटिक महासागर है, और ये जो जलसंधि जोड़ती है वो उसका नाम क्या है? डेनमार्क जलसंधि। कौन सी है? डेनमार्क जलसंधि। अब बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में, है ना, कि पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहां पर पड़ती है? तिरछी यदि पूछे तो ध्रुवों पर पड़ती। कहां पर? ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की सतह, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान होता है तो कम होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ यदि बढ़ते हैं तो तापमान कैसा होगा? कम होगा। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरी जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी की हम बात करें तो तमिलनाडु व केरल, याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी आपके तमिलनाडु में और अन्नामलाई की पहाड़ियां भी तमिलनाडु के साथ साथ केरल में स्थित है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा, स्टेपी घास के जो मैदान है ये यूरोप में पाए जाते हैं। एस्किमो की हम बात करें, एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है, सीटेट में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये इग्लू के घर है ना, इग्लू के घर जो बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? बर्फ से बने होते हैं। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में, और ध्रुवीय क्षेत्र के साथ साथ आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों के आसपास और ठंडे पानी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठंडे पानी के क्षेत्रों में ये मांसाहारी समुद्री स्तनधारी होते हैं। कौन? सील तथा वालसर, है ना, एक प्रकार का जानवर होता है जो कि मांसाहारी समुद्री स्तनधारी होता है। और कहाँ पाया जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया 200 प्रश्न है, 7 अध्याय यहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रेत के टीले अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो उसे धुरे कहा जाता है। रेत के टीले का अन्य नाम क्या है? धीरे है। ये 200 प्रश्न आपके यहाँ पर खत्म हो गए, है ना। जो भूगोल के मैंने आपको दिए थे 7 अध्याय में इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवा चुका हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप, है ना। और यदि इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। इसमें क्या करा हमने? कक्षा 6 का भूगोल को देखा, जिसमें आपका हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, अंतरिक्ष खोज, मानचित्र, ग्लोब, पर्यावरणीय प्रदेश और महाद्वीप व महासागर, इन सभी को कवर किया, जिसमें 200 प्रश्न आपके लिए रखे थे। और इन 200 प्रश्नों पर आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न रखे, आपको इस प्रकार का वीडियो चाहिए या नहीं, ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। यदि चाहिए तो बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। उसकी पीडीएफ में आपको बता चुका हूँ। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी विद टीके, ना, वहां पर जुड़ जाइएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।